साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से 2-3 बड़ी खबरें बताने के लिए और कुछ विशेष जानकारी आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। तो इसलिए स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब से प्रार्थना करूंगा कि आप सब मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि लोगों में जागरूकता आ सके, उन्हें पता चल सके कि अंततः उनके भुगतान के विषय में चल क्या रहा है। इसको पूरा वीडियो को सुनेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, ताज़ा जानकारी मिलती रहे और आप भी अपना योगदान उस महायज्ञ में दे सकें जो देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित करने के लिए चलाया जा रहा है और जिसका प्रथम लक्ष्य देश के 42 करोड़ से अधिक ठगी पीड़ितों का भुगतान करवाना है, वो भी बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना और देश के करोड़ों निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार दिलवाना भी हमारा लक्ष्य है साथियों। इसलिए सब साथी इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जो खबरें हम बताते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुन लेंगे, चूँकि आजकल फेक न्यूज़ का कारोबार बहुत तेज़ी से पनप रहा है और यदि आपको फेक न्यूज़ से बचना है, सत्य खबरें जाननी हैं, सत्य और असत्य का भेद जानना है तो आपको हमारे YouTube चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करना चाहिए और हमारे वीडियो को सुनकर उसे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हम 1 सितंबर 2024 से लगातार देश भर में राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन सरकार के विरुद्ध चला रहे हैं। चूँकि सरकार ने अपने ही बनाए हुए कानून, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम 2019 की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की है और इस कानून को कमज़ोर करने के लिए सरकार द्वारा ही तरह तरह के षड्यंत्र रचे गए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि हम सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन करें और आज साथियों 36वां दिन है उस आंदोलन का और आंदोलन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। देश के लगभग 20 राज्यों में हमारा आंदोलन इस वक्त चल रहा है। इसमें कई चरण चले हैं आंदोलन के। पहला चरण था केवल धरना देना, डीएम, एडीएम, एसडीएम वगैरह को ज्ञापन देना प्रधानमंत्री के नाम। दूसरे चरण में हमने साथियों 22 सितंबर को जेल भरो आंदोलन किया पूरे देश भर में, बहुत सफल कार्यक्रम था। 28 सितंबर को हमने देश के तमाम विधायकों के घरों का और उनके दफ्तरों का घेराव करके उनको ज्ञापन दिए, वो भी ज़बरदस्त रहा। अब तक 300 से ज़्यादा विधायकों ने पत्र लिखे हैं अपनी अपनी सरकारों को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आपके भुगतान के लिए। 2 अक्टूबर को हमने इसी क्रम में देश के तमाम सांसदों का घेराव किया, उनको ज्ञापन दिए और दर्जनों सांसदों ने भी आपके पक्ष में पत्र लिखे हैं प्रधानमंत्री को और अपने अपने राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को और उन पर एक्शन होना आरंभ हो गया है। चूँकि कर्नाटक प्रथम रहा है आंदोलन में, कर्नाटक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अप्पा साहब बुगाड़े और तमाम अन्य साथियों ने, हमारे जिला अध्यक्ष और तहसील अध्यक्षों ने वहाँ मिलकर ज़बरदस्त राज्यव्यापी आंदोलन किया, चाहे वो जेल भरो रहा हो, चाहे विधायक और सांसदों वाला मामला रहा हो। कर्नाटक उसमें अव्वल रहा और उसकी अव्वलता के कारण कर्नाटक में ही साथियों सबसे पहले खुशखबरी मिल गई है कि कर्नाटक के फाइनेंस सेक्रेटरी ने
बॉट्स एक्ट के अंतर्गत नियुक्त तमाम सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों की बैठक आयोजित करने का आदेश कर दिया है कि राज्य के तमाम सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों को बुलाकर उनके साथ बैठक की जाए, उनको बॉट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत इस कानून को समझाया जाए, बताया जाए और सबके आवेदन करवाकर सबका भुगतान इस एक्ट के अंतर्गत जो प्रोविज़न है 180 दिन में निवेशक की डूबी हुई जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करना, उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कराया जाए। चूँकि कर्नाटक के बहुत सारे डीसी साहिबान वहाँ का जो लोकल KPID एक्ट है उस पर तो काम कर रहे थे, लेकिन बॉट्स एक्ट को वो मानने से इनकार करते थे। तो अब फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ जो हमारे साथियों की वार्ता हुई है उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी ने ये माना है कि KPID एक्ट से बॉट्स एक्ट कहीं ज़्यादा लाभदायी है निवेशकों के लिए, इसलिए इसको अविलंब इम्प्लीमेंट करके सबका भुगतान कराया जाए। हमारे कर्नाटक के साथियों ने आज भी कुमारस्वामी साहब जो वहाँ नेता विपक्ष हैं उनसे मुलाकात की है, उनको भी ज्ञापन दिया है और भी तमाम सांसदों को, तमाम विधायकों को उन्होंने ज्ञापन दिए हैं। और राज्य स्तर पर एक बड़ा आंदोलन वहाँ देखने को मिला है। किसी दिन जेल भरो आंदोलन में एक ही ज़िले में 5-5 हज़ार लोगों ने वहाँ गिरफ्तारियां दी हैं और उस आंदोलन का असर साथियों कर्नाटक में कल से दिखना शुरू हो जाएगा। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, बिहार के हों, झारखंड के हों, छत्तीसगढ़ के हों, MP के हों, उत्तराखंड के हों, दिल्ली के हों या हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि के, आप सब भी इस आंदोलन को कर्नाटक की तर्ज पर तेज करो साथियों। अगर त्वरित परिणाम चाहते हो तो परिणाम जल्दी प्राप्त करना है तो आपको जनमत जुटाना पड़ेगा। जितनी आपकी संख्या भारी हो जाएगी उतनी जल्दी आपको इसके परिणाम मिल जाएंगे। हालांकि हमको स्वयं उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े राष्ट्रव्यापी स्तर पर हम कोई आंदोलन खड़ा कर पाएंगे और वो भी इतना लंबा चला ले जाएंगे कि 36वें दिन भी हमारे साथी जुटे रहेंगे धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह पर। कहीं कहीं तो मुझे देखकर मेरा सीना सच में बहुत चौड़ा हो जाता है कि हमारे अकेला साथी भी हिम्मत नहीं हार रहा, पीछे नहीं हट रहा, वो अकेला भी जुटा हुआ है। जैसे उदयपुर के हमारे जिला अध्यक्ष हैं बंसीलाल मीणा साहब आज अकेले बैठे हुए थे, हिम्मत नहीं आ रही। उन्होंने कसम खाई है कि जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक हम ये आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। अगर अकेले भी रहना पड़ा, मरना भी पड़ा तो मरेंगे। इसी तरह से हमारी हिमाचल की प्रदेश अध्यक्ष कुंडल नेगी जी ने अकेले ही शुरू किया था। आज तो मैं फ़ोटो देख रहा था, उनके साथ 4 उनकी सहेलियां और उनके साथ थी। मुझे खुशी हुई कि कुंडल देवी जी कभी अकेली थीं, अब उनके साथ 4 तो कम से कम खड़ी हो गई हिमाचल में। इसी तरह से पंजाब में हमारे केवल कृष्णा जी अध्यक्ष महोदय शुरू में अकेले ही थे, लेकिन अब उनके साथ भी काफ़ी लोग खड़े हो गए हैं। दिल्ली में हमारी नेता विजय लक्ष्मी जी और उनके 2-4 साथी और अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरह से तेलंगाना में हमारे साथी पाटिल साहब, YSR पाटिल साहब अकेले ही थे शुरू में, लेकिन अब काफ़ी बड़ी संख्या में उन्होंने लोग जुटा लिए हैं और तेलंगाना में भी बड़े आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है साथियों। गुजरात में भी हमारे कुछ ही साथी थे, लेकिन दाहोद में, सूरत में, सुरेंद्रनगर में और एक और ज़िला है, 4 ज़िलों में आंदोलन ने गति पकड़ ली है। वहाँ भी साथी विधायकों को, अपने ज़िला कलेक्टर को और सांसदों को ज्ञापन दे रहे हैं। सत्याग्रह शिविर लगने आरंभ हो गए हैं। महाराष्ट्र में कुछ कमज़ोर है मामला, लेकिन अभी कुछ नए साथियों की नियुक्ति हुई है। वो साथी न केवल विदर्भ में बल्कि जो दूसरे क्षेत्र हैं सोलापुर, नासिक, मुंबई वगैरह, वहाँ भी सत्याग्रह शुरू करने जा रहे हैं।
तो वहाँ से भी पॉजिटिव खबरें हैं साथियों। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगभग तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर सभी जगह हमारा आंदोलन चल रहा है और हमारे साथी दिन रात परिश्रम करके इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, उत्तराखंड में कुछ कमज़ोर है आंदोलन, 2-4 जगहों पर है, ज़्यादा जगहों पर नहीं हो पा रहा। हरिद्वार में है, रुड़की में है, अपना कोटद्वार में है, जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय रहते हैं आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी। वहां भी धीरे धीरे अब एक अल्मोड़ा में शुरू हो गया है, नारायण सिंह नेगी साहब ने शुरू कर दिया है। और भी जगह साथियों आंदोलन चलेगा, बढ़ेगा और सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। उत्तराखंड में भी, बिहार में थोड़ा भी कमज़ोर है। झारखंड के साथियों ने बहुत तेज़ी के साथ जो है आंदोलन को आगे बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ में कई ज़िलों में, हमारे शक्ति में, जांजगीर में बहुत तेज़ आंदोलन चल रहा है। बिलासपुर में थोड़ा उसकी गति धीमी है, लेकिन छत्तीसगढ़ भी धीरे धीरे पिकअप कर रहा है और तेज़ी के साथ आगे आंदोलन को बढ़ाता जा रहा है। यही स्थिति मध्य प्रदेश में थी। मध्य प्रदेश में साथी काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन अब मुरैना के अलावा मऊगंज में, छतरपुर में, मेहर में, अशोकनगर में, शिवपुरी में, श्योपुर में, कई ज़िलों में, बैतूल वगैरह में भी आंदोलन गति पकड़ रहा है और धीरे धीरे ये तहसील स्तर तक जा पहुंचेगा। 10 सितंबर से मैं मुरैना से ही शुरुआत कर रहा हूं, चूँकि मुरैना के ज़िला कलेक्टर ने हमको बुलाया है और अपने एडीएम को आदेशित किया है कि वो हमारे साथ बैठक करके तमाम चीज़ों को समझें और पीड़ितों का अविलंब भुगतान आरंभ करें। तो मुरैना से शुरू करके आगरा, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, एटा, अलीगढ़, कासगंज, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग समस्त ज़िलों के लिए हम निकलेंगे और दिल्ली एनसीआर में आंदोलन को थोड़ा तेज़ गति देंगे, ताकि साथियों नवंबर में यदि स्थिति ऐसी आए कि हमें पार्लियामेंट का घेराव करना पड़े, तो इस बार सचमुच पार्लियामेंट को ठीक से घेर लें और दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठे हुए नेताओं की श्वास लेना दूभर कर दें। साथियों, ऐसा इरादा हमने अब बना लिया है दिल्ली को लेकर के। वैसे तो सरकार से प्रस्ताव आने शुरू हो गए हैं कि वो वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन पहले आंदोलन को वापस करवा देना चाहते हैं और वो उनकी शर्त हमको मंजूर नहीं है। आंदोलन तो ये तभी वापस होगा जब भुगतान आरंभ हो जाएगा। अगर भुगतान आरंभ नहीं होता है तो ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी अंतिम श्वासें शरीर में हैं, या फिर ये जो ठग और बेईमानों का साम्राज्य है, शासन है, इसको अंत करके देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान करेंगे। निर्दोष एजेंट को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार देंगे और हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए तमाम ठगों को, चाहे वो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, सबको मृत्युदंड देंगे। साथियों, तो 3 ही चीज़ हैं, 3 में से 2 ही मान के चलिए। मृत्यु तो हमारी हो नहीं पाएगी, चूँकि हम ईश्वरीय आदेश से ईश्वरीय काम के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए किसी शैतान की, दुष्ट की इतनी ताकत नहीं है कि वो हमें मार सके या फांसी के फंदे पर लटका सके, ये संभव नहीं है। अंततः हम जीतेंगे। और अगर ज़्यादा देर लगाई शासन ने करोड़ों लोगों की पीड़ा को समझने में, तो निश्चित रूप से वही बात हो जाएगी कि प्याज भी खानी पड़ेंगी 100 और 100 जूते भी खाने पड़ेंगे। यानी दलों को, सत्ताधारी दलों को शासन भी त्यागना पड़ेगा और भुगतान भी करना पड़ेगा। साथियों, ये होना है, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह ना करें। सरकार तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है, ढोंग रच रही है और आपका भुगतान करने के लिए वो तैयार नहीं है, केवल पासा फेंक रही है ताकि आप आंदोलन को वापस ले लें या आपका आंदोलन तोड़ दिया जाए, कमज़ोर कर दिया जाए। साथियों,
सरकार ने कुछ अपने दलालों को आपके इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए लगा दिया है। उसमें ख़ास तौर से 3 या 4 कंपनीज़ के लोग हैं, सहारा इंडिया समूह से जुड़े लोग हैं, जो सरकार की दलाली करते हुए बट्स एक्ट की खिलाफत आज भी कर रहे हैं। वो सहारा CRC नामक फर्जी पोर्टल के झांसे में आए हुए हैं। PACL पल्स के कुछ लोग हैं जो पुराने संगठन चला रहे थे लोग, जिन्हें अब लग रहा है कि उनका चंदे का धंधा खत्म हो गया तपजप की वजह से, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के आंदोलन की वजह से, तो वो भी सरकार की दलाली करने में जुट गए हैं और कहते हैं कि साहब ये बट्स एक्ट PACL पल्स पर लागू नहीं होता, हम तो सेबी रिफंड पोर्टल से ही अपना पैसा वापस लेंगे। तो कुछ ये हैं और कुछ आदर्श के दलाल टाइप के लोग हैं, आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जो उसको रेगुलर कराने की बात करते हैं कि उस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को वो रेगुलर करा लेंगे और सबका भुगतान करा देंगे या लिक्विडेटर के माध्यम से करा लेंगे। एक दुक्का दुक्का और है साथियों, जैसे साईं प्रसाद हो गई, साईं प्रकाश हो गई, या समृद्धा के कुछ लोग हो गए, या 1-2 ठगनी उसकी हो गई, क्या बोलते हैं KBCL की, कर्म भूमि की। इस तरह के कुछ लोग हैं और कुछ बाइक बोट से जुड़े ठगों के दल्ले हैं जो आज भी ठगी पीड़ित निवेशकों को, एजेंट साथियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चूँकि उनको लगता है कि उनका चंदे का धंधा, दुकानें इस असहयोग आंदोलन के कारण ठप हो चुकी हैं, इसलिए लोगों को किसी तरह भ्रमित करो। तो मैं सबसे पहले PACL पल्स के साथियों को बता देना चाहता हूं, जो निवेशक हैं या एजेंट हैं। साथियों, आज ही एक खबर आई है बहुत बड़ी, शक्ति के नाम से। शक्ति 60,000 करोड़ के चिटफंड घोटाले में ED के छापे। ये PACL समूह से, पल्स समूह से जुड़े छापे ED ने कल मारे हैं। देहरादून में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, कई जगहों पर छापेमारी हुई है PACL पल्स से जुड़े ठगी प्रकरण में। तो ये जो दलाल हैं, सरकार के कहें या चंदाखोर कहें, ये जो आपको बहकाते थे कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है PACL पल्स के लिए 2016 में, और उसके बाद से कोई भी कार्रवाई सेबी के इतर नहीं हो सकती PACL के खिलाफ। हालांकि मैंने कई बार ऐसा करके दिखाया है साथियों को। PACL पल्स के खिलाफ कई मुकदमे हमने दर्ज कराए हैं, बट्स एक्ट में कराए हैं, और अब तो ये स्वयं सरकार की एजेंसी है। ED तो कोई मेरी एजेंसी नहीं है, केंद्रीय एजेंसी है। जब उसने कल छापेमारी कर ली है तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंतिम आदेश नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा गवर्नमेंट को ये अप्रूवल भी दे दिया था कि वो चाहे, उड़ीसा और पंजाब दोनों गवर्नमेंटों को, कि अगर वो अपने राज्य के निवेशकों का भुगतान अपने PID एक्ट्स के अंतर्गत करना चाहते हैं तो कर लें। सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है, वो अपने अपने राज्यों में इस कंपनी या इस समूह से जुड़ी कंपनियों की प्रॉपर्टीज़ को सीज करें, नीलाम करें और अपने निवेशकों का भुगतान कर दें। तो साथियों, वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो कोई अंतिम फैसला नहीं था। ऐसा नहीं था कि साहब उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है PACL के विक्टिम्स के धन वापसी का, निवेशकों की का भी बहुत सारे रास्ते हैं। क्योंकि कोई भी राज्य सुप्रीम कोर्ट में 2016 में पेश नहीं हुआ था और उसने अपने राज्य के PID एक्ट की बात नहीं की थी, इसलिए वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का अपूर्ण था, अधूरा था, आधी अधूरी जानकारी पे था, और संभवतः इसीलिए आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सेबी उसको लेकर गंभीर नहीं रही। केवल वो RM लोढ़ा साहब और उनका स्टाफ अपनी तनख्वाह ज़रूर लेते रहे, निवेशकों के पैसे थे, लेकिन भुगतान नहीं किया। इसलिए PACL पल्स का कोई भी साथी इस बहकावे में ना आए कि बट्स एक्ट के अंतर्गत PACL पल्स के निवेशकों का भुगतान नहीं होगा, सबका भुगतान होगा। साथियों, अगर आप चाहो इस लड़ाई को तेज़ कर दो तो बट्स एक्ट के अंतर्गत प्रत्येक PACL के निवेशक का ही नहीं, सहारा इंडिया वाले का भी, रोज वैली वाले का भी, पिनकोन वाले का भी, साईं प्रसाद वाले का भी, समृद्धा वाले का भी, कलकॉम वाले का भी, माइक्रो फाइनेंस वाले का भी, मैत्रेयी वाले का भी, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, JKV,
ट्रिनिटी, जनशक्ति, क्या बोलते हैं उसको, अल्केमिस्ट और केमना वगैरह, जितनी भी बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी वगैरह, आरएमसीएल वगैरह, जितनी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उन सब के निवेशकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा बाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत मिलेगा, बशर्ते आप सब इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई करें और हमारे असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हों। आपको ये जो लोग भ्रमित कर रहे हैं वो दलाल हैं, ठगों के दलाल हैं, कुछ सरकारी दलाल हैं, कुछ चंदाखोर हैं जिन्होंने चंदे को धंधा बना लिया है और उन्हें अब लगने लगा है कि बाट्स एक्ट के नाम पर ये जो आंदोलन शुरू हुआ देश में, इसने उनके चंदे को, धंधे को ही नहीं, उनके संगठनों को और उनकी रोजी रोटी को भी ख़त्म कर दिया है। इसलिए वो छटपटा रहे हैं, आपको बहकाना चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं, तो कोई साथी उनके बहकावे में नहीं आएगा, उनसे प्रमाण मांग लेगा इस बात के। तो हमारे तमाम साथी अभी भी सांसदों को, विधायकों को अपने अपने ज्ञापन सौंप रहे हैं। जहाँ जहाँ साथियों ने अपने अपने सांसद और विधायकों को अभी तक ज्ञापन नहीं सौंपे हैं, वो ज्ञापन सौंपते रहें। बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी आपके भुगतान की। इसलिए अपने प्रयासों में कोई साथी कमी ना आने दें, और कहीं अगर अकेले भी हैं तो अकेले भी इस आंदोलन में कूद पड़ें। इस आंदोलन को अकेले भी आप चालू करें अपने क्षेत्र में। हरियाणा में भी अब आज से आचार संहिता ख़त्म हो गई है। हरियाणा के साथी आचार संहिता का बहाना बना रहे थे, हालांकि कोई आचार संहिता हम लोगों पर लागू नहीं होती। फरीदाबाद हरियाणा में ही है। फरीदाबाद में हमारे गुप्ता जी ने और अजय भाई ने और दूसरे साथियों ने पूरे आचार संहिता के दौरान भी रोज़ाना धरना दिया है, प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिए हैं। कहीं कोई आचार संहिता उनके आंदोलन में आड़े नहीं आई है, लेकिन साथियों को लगता था, धमका दिया होगा किसी डीसी ने या एसपी ने उनको, अब कल से हरियाणा में भी तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर इस आंदोलन को आरंभ कर देना चाहिए, चूँकि हरियाणा बड़ी ताकत इस आंदोलन की बनेगा, ये तय है। चूँकि हरियाणा को 8 तारीख को ठग बेईमानों के चंगुल से मुक्ति मिल जानी है। जो ये नेता हैं साथियों, इनकी दृष्टि गिद्ध की दृष्टि होती है। हमसे और आपसे ज़्यादा दूर देख लेते हैं, जैसे गिद्ध को मरे हुए पशु की बताते हैं 20-30 किलोमीटर दूर भी पता चल जाती है, उसकी दृष्टि इतनी तेज होती है। और वहाँ जा कर के वो उस मरे पशु की लाश को खाने में गिद्ध जुट जाता था। तो ये जो नेता हैं इनकी दृष्टि भी गिद्ध जैसी है। इनको दिख गया है अब कि या तो इनका भुगतान कर दो, नहीं तो भाई गए। न केवल सत्ता से जाएंगे, बल्कि हो सकता है कि सबको फांसी भी लटकना पड़ जाए, क्योंकि कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसने कोई ठग कंपनी ना बना रखी हो, कोई ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ना बना रखी हो, कोई ठग फर्म या ठग निधि ना बना रखी हो, या जिसकी हिस्सेदारी किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना हो। तो इन गिद्ध दृष्टि वाले नेताओं से आपको बच के रहना है, और भुगतान से पहले कोई भी समझौता इनके साथ नहीं करना है, और लगातार संगठन का विस्तारीकरण करना है। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को संगठन की मेंबरशिप दिलानी है, ताकि संगठन की सदस्य संख्या बढ़े, आंदोलन बढ़े और संगठन आत्मनिर्भर भी हो। तो तमाम साथी जो हमारे संगठन से जुड़े हैं वो भी, जो जुड़ेंगे वो भी, और जो नहीं जुड़े हैं लेकिन देशभक्त हैं, तो वो साथी हमारे इस आंदोलन में सहयोग अवश्य करें। हमारे साथियों का मनोबल ना टूटने दें। जहाँ हमारे कोई अकेले ही साथी बैठे हैं, वहाँ तमाम साथी जाकर के रोज़ाना बैठें, उनको सहयोग करें। चूँकि साथियों, ये देश बचाने का आंदोलन भी है, राष्ट्रभक्ति का आंदोलन भी है। भारत माता अंग्रेज़ों ने भी इतनी नहीं तड़पाई थी, अंग्रेज़ों की कैद में इतना खून भारत माता का नहीं बहा था जितना ठग और बेईमानों की कैद में भारत माता तड़पड़ा रही है, छटपटा रही है। ये उसको खून को पिए जा रहे हैं, और चूंकि ये उसके अपने बच्चे हैं, तो अपने बच्चे खून भी पिए तो भी माँ किसी से कह नहीं पाती, वो मजबूरन उनको खून पिलाती रहती है। तो साथियों, ये जो ठग और बेईमान भारत माता का खून चूस रहे हैं, खूनी पंजों में जिन्होंने हमारी भारत माता को, हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को
फंसा रखा है, इनकी कैद से आज़ादी दिलानी है किसी भी मूल्य पर अपने देश को, वतन को, भारत माता को। तो आप सब इस आंदोलन में सहयोग करें, इस आंदोलन में सहभागी बने, तन से भी, मन से भी, धन से भी। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो 1 रुपये का सहयोग अवश्य इस आंदोलन में करें। अपने जिला कलेक्टर कार्यालय पर जाकर, कलेक्ट्रेट पर या मिनी सचिवालय पर या तहसील में, जहां हमारे साथी सत्याग्रह शिविर लगाकर सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रहे हैं, भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जाकर पानी पिला दें, खाना खिला दें, उनको कोई स्टेशनरी दे दें, उनके वहाँ जाकर के उनका उत्साहवर्धन कर दें। ये साथियों प्रत्येक देशभक्त का कर्तव्य है। जो भी देश से प्रेम करते हैं वो सब साथी इस काम को ज़रूर कर लें। और 10 सितंबर से हम पुनः देशाटन पर निकल रहे हैं देश को जगाने के लिए, तमाम साथियों से मेल मुलाकात करने के लिए। तो जो भी साथी इस महायज्ञ में, महाआंदोलन में, देश को बचाने की लड़ाई में, भारत माता को ठगों के खूनी पंजों से मुक्ति देने की लड़ाई में आर्थिक सहयोग करना चाहें, वो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रहा हूँ, वैसे भी बोले दे रहा हूँ, उस नंबर पर फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे इत्यादि के माध्यम से भेज सकते हैं। चूँकि ये आंदोलन आपका है और आपके बल से ही इसको चलाना है। किसी धन पशु से, कॉरपोरेट घराने से या राजनेता से या किसी एनजीओ से, नेशनल या इंटरनेशनल से हम कोई फंड स्वीकार नहीं करते हैं। हम केवल अपने जो हमारे ठगी पीड़ित हैं उनका, या जो देशभक्त साथी हैं उन्हीं का सहयोग लेते हैं। तो आप सब सहयोग करें। मेरा नंबर नोट करें 9560479048। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। और जो साथी संपर्क करना चाहें, आंदोलन से जुड़ना चाहें, वो सीधे मुझे संपर्क कर सकते हैं। वो नंबर भी नोट कर लें 7827581213। तो मिलता हूँ कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।